गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह पर स्थित दिव्य और अलौकिक सोमनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का अहम केंद्र है। कोरोना काल से पहले यहाँ देश और दुनिया के हजारों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, लेकिन अतिथि गृह की कमी लोगों को हमेशा खलती थी। लेकिन शुक्रवार को सोमनाथ के भक्तों को एक खूबसूरत और बेहद जरूरी तोहफा मिला, जिससे मंदिर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को बिना किसी दिक्कत के सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने का मौका मिलेगा। बाहर से आने वालों को ठहराने के लिए मंदिर ट्रस्ट पर ही काफी दबाव रहता था। अब ये सर्किट हाउस बनने के बाद, एक स्वतंत्र व्यवस्था बनने के बाद, और वो भी मंदिर के से कोई ज्यादा दूर नहीं है, और उसके कारण मंदिर पर जो दबाव रहता था वो भी कम हो गया। अब वो अपने मंदिर के काम में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। मुझे बताया गया है कि इस भवन को इस तरह बनाया गया है, यहां रुकने वाले व्यक्तियों को सी व्यू मिले, समुद्र दर्शन होते रहे। यानी लोग जब यहां शांति से अपने कमरे में बैठेंगे तो उन्हें समुद्र की लहरें भी दिखेगी और सोमनाथ का शिखर भी नजर आएगा। आइए जानते हैं सोमनाथ मंदिर के नए सर्किट हाउस की खास बातें। ये गेस्ट हाउस 15,000 वर्ग मीटर में फैला है। इसका कारपेट एरिया 7,000 वर्ग मीटर से ज्यादा है। यहाँ 2 वीवीआईपी स्वीट हैं, 8 वीवीआईपी रूम, 24 डिलक्स रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, ऑडिटोरियम रूम जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। इसकी लागत 30 करोड़ 55 लाख रुपए है। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। भव्यता और दिव्यता में ये पूरी दुनिया में मशहूर है। अत्यंत वैभवशाली होने की वजह से इस मंदिर पर कई बार हमले हुए। महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर 17 बार हमले किए, लेकिन सोमनाथ अटल रहा। आज का दिन देश और देशवासियों के लिए गौरव का दिन है। आज का दिन हर भारतीय सैनिक के लिए सम्मान का दिन है, क्योंकि आज इंडिया गेट पर चलने वाली अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय हो गया। शुक्रवार को अमर जवान ज्योति का एक हिस्सा नेशनल वॉर मेमोरियल के अमर चक्र में चलने वाली लौ से मिला दिया गया। इस समारोह की अध्यक्षता एयर मार्शल बालभद्र राधा कृष्ण ने की। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का आज 50 साल बाद समारोह पूर्वक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय किया गया। ये ज्योति देश के वीर जवानों की शहादत का प्रतीक है, लेकिन इसे लेकर सियासी बवाल पैदा हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ तमाम कांग्रेसी नेताओं ने एक सुर में इसका विरोध किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसकी आलोचना की और साथ ही कहा कि इसे दोबारा चलाया जाएगा। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलाई गई थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। जोत के जोत में विलय पर बवाल मचा रहे कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों को जवाब देते हुए केंद्र ने साफ किया है कि इंडिया गेट पर लौ बुझाई नहीं जा रही है, उसके एक हिस्से का विलय किया जा रहा है। केंद्र का कहना है कि अमर जवान ज्योति के स्मारक पर 1971 और अन्य युद्धों के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन उनके नाम वहां नहीं है। इंडिया गेट पर केवल कुछ शहीदों के नाम अंकित हैं, जिन्होंने पहले विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान युद्ध में अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी थी। अमर जवान ज्योति पर मचे हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया है कि इंडिया गेट पर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर इंडिया गेट पर ग्रेनाइट की बनी उनकी भव्य मूर्ति लगाई जाएगी। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि जब तक उनकी मूर्ति पूरी नहीं होती तब तक उस जगह पर एक होलोग्राम से बनी मूर्ति रहेगी, जिसका अनावरण 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर खुद प्रधानमंत्री करेंगे। गौरतलब है कि अमर जवान ज्योति की स्थापना उन भारतीय सैनिकों की याद में की गई थी जो 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे।
इस युद्ध में भारत की विजय हुई थी और बांग्लादेश का गठन हुआ था, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को अमर जवान ज्योत का उद्घाटन किया था। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में सियासत सबसे सुरक्षित सीट से शुरू होगी। अब चुनाव में नेता अपनी पारंपरिक सीट से लड़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां अपनी पारंपरिक सीट गोरखपुर सदर को चुना, तो वहीं अखिलेश यादव अब अपने पिता की विरासत आगे ले जाने वाले हैं। अखिलेश मैनपुरी की करहल सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहले ही कर दिया था, पर वो किस सीट से लड़ेंगे इस पर काफी अटकलें लगाई जा रही थी। अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव आजमगढ़ के गुन्नौर से चुनावी मैदान में आ सकते हैं, लेकिन शुक्रवार आते आते सभी कयासों को विराम लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने अखिलेश की सीट का ऐलान कर दिया। करहल विधानसभा सीट पर समाजवादियों का 7 बार से कब्जा रहा है। 1985 से अब तक हुए 10 विधानसभा चुनावों में यादव उम्मीदवार ही जीत रहा है। 2017 में बीजेपी की लहर के बावजूद सपा के उम्मीदवार ने यहां से 40,000 वोटों से जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि मैनपुरी मुलायम सिंह की कर्मस्थली भी रही है। मैनपुरी से पहली बार मुलायम सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। वहीं करहल के जैन इंटर कॉलेज से मुलायम ने पढ़ाई की तो यहाँ शिक्षक के तौर पर काम भी किया। इस बार के चुनाव में खास बात यह है कि गोरखपुर से लड़ने जा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी पहला विधानसभा चुनाव है और अखिलेश भी पहली बार ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस तरह इस बार यूपी में सीएम पद के 2 दावेदार पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और ये लड़ाई कांटे की साबित होगी। भारत में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 3,47,254 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं एक दिन में 703 मरीजों की संक्रमण की वजह से जान चली गई। देश में अब तक कुल 4,88,396 लोगों की इस बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है। देश में पिछले 4 दिनों से रोजाना होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 17 जनवरी को देश में 310 मौतें हुई थी, वहीं अब ये संख्या बढ़कर 700 के पार हो गई है। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर अब 20 लाख के ऊपर जा चुकी है। देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की संख्या बढ़कर 9,692 हो गई है, जो बीते दिन की तुलना में 4.36% ज्यादा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 2,51,777 मरीज ठीक हुए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में राजधानी में पाबंदियां कम करने का विचार विमर्श किया जा रहा है। दिल्ली में सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ बाजारों में दुकानें खोलने के लिए लागू ऑड इवन सिस्टम को भी बंद किया जाएगा। साथ ही प्राइवेट दफ्तर भी 50% स्टाफ के साथ फिर खुल सकेंगे। कोरोना के मामले घटने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। फिलहाल इन प्रस्तावों को आगे मंजूरी के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजा गया है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में कल 12,306 कोरोना केसेस मिले थे। ICMR के मुताबिक रिकॉर्ड स्तर पर हो रही वैक्सीनेशन भारत के लिए फायदेमंद साबित हुई है। वैक्सीनेशन के चलते ही तीसरी लहर में मौतों की संख्या काफी घटी है। वैक्सीनेशन ज्यादा होने की वजह से हम गंभीर संक्रमण और बहुत ज्यादा मौतें नहीं देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भले ही कोरोना के नए मामलों में गिरावट आ रही है, लेकिन राजधानी में लगी पाबंदियों में अभी कोई छूट नहीं मिलेगी। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू फिलहाल जारी रहेगा। दिल्ली में कोरोना महामारी को देखते हुए लगाया गया वीकेंड कर्फ्यू उसे समाप्त करने और दुकानें खोलने में ऑड इवन हटाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार सुबह उपराज्यपाल अनिल बैजल को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें से उपराज्यपाल ने 3 में से 1 प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने दिल्ली में सभी निजी कार्यालयों के 50% क्षमता से खुलने की अनुमति दे दी है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के भेजे गए प्रस्ताव पर निर्देश दिया कि राजधानी में स्थिति बेहतर होने तक पाबंदियों पर यथास्थिति बरकरार रखी जाए।
क्योंकि राजधानी में अब भी 12,000 से अधिक रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। एक बार स्थिति में सुधार होने पर डीडीएमए समीक्षा करेगी। बता दें, दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने पर कई पाबंदियां लगाई गई थी। इसमें वीकेंड कर्फ्यू, दुकानों के लिए ऑड इवन सिस्टम भी शामिल था। प्राइवेट दफ्तरों को पूरी तरह बंद करके वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया था। दुकानों के लिए लागू ऑड इवन सिस्टम का काफी विरोध भी हो रहा है। व्यवस्था के मुताबिक वीकेंड कर्फ्यू हर शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए है। कर्फ्यू घंटों के दौरान केवल जरूरी सेवाओं में लगे और आपातकालीन स्थिति का सामना करने वाले लोग ही बाहर निकल सकते हैं। बता दें कि दिल्ली में मामले जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 3,47,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव के दिन एक एक कर नजदीक आ रहे हैं। 10 फरवरी से यूपी में पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं और धीरे धीरे अपना घोषणा पत्र भी जारी कर रही हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने देश के सबसे बड़े सूबों में से एक यूपी के युवाओं को रिझाने के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र के जरिए प्रदेश के युवाओं को साधने की कोशिश की गई है। इस घोषणा पत्र का नाम भर्ती विधान रखा गया है, जिसके पीछे एक खास वजह है, जिसे प्रियंका गांधी ने खुद उजागर किया। इसे भर्ती विधान इसलिए कहलाया गया क्योंकि सबसे बड़ी समस्या भर्ती की ही है उत्तर प्रदेश में। जहां जहां हम गए हैं, जिन नौजवानों से बात की है, उनकी पीड़ा बाहर आई है। वो दुखी हैं, त्रस्त हैं, क्वालिफाइड हैं, नौकरियां नहीं मिलती, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, रोजगार नहीं दिए जाते। कोई कहता है 25 लाख नौकरियां दिलवाएंगे, कोई कहता है 20 लाख, लेकिन उनको कभी ये नहीं समझाया जाता कि ये कैसे होगा, किस तरह से ये रोजगार आपके लिए बनाए जाएंगे। हमारा ये प्रयास रहा है कि जो नौजवानों की समस्याएं हैं वो सब इसी भर्ती विधान में उनको सुलझाने का एक हमने खाका तैयार किया है। दूसरी ओर घोषणा पत्र जारी करते समय राहुल गांधी केंद्र और राज्य की योगी सरकार को घेरना नहीं भूले। इस मौके पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर पूंजीपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाया। हर रोज, हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। यूपी में चुनाव है और यूपी के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को यह विजन दे सकती है। आइए आपको बताते हैं कांग्रेस के युवा घोषणा पत्र में किए गए वादे। परीक्षार्थियों के लिए बस रेल यात्रा मुफ्त होगी। 8 लाख सरकारी पद महिलाओं के लिए, 20 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी। शिक्षकों के 1.5 लाख खाली पद भरे जाएंगे। जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा। पेपर ज्वाइनिंग की तारीख तय होगी। 30 साल से कम उम्र के उद्यमियों को प्राथमिकता। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क माफ करेंगे। सीड स्टार्टअप फंड के लिए 5,000 करोड़। जाहिर है, चुनाव से पहले सभी पार्टियां जनता का वोट पाने के लिए बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार के चुनावों में युवा के साथ साथ महिलाओं को भी टारगेट किया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.